वेलकम फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। हमने पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिकल का हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कुछ स्टोरीज पढ़ी श्रीलंका एंड बेल्जियम के बारे में। दो कंट्रीज थी, उन दोनों कंट्रीज के सिचुएशंस को देखा। उन कंट्रीज के सिचुएशंस को देखा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन दोनों में सिमिलर प्रॉब्लम थी। जैसे कि जो प्रॉब्लम बेल्जियम में थी उसी तरीके की जो प्रॉब्लम बेल्जियम में थी वही हमें सेम सिमिलर प्रॉब्लम जो थी उसी की तरीके की, थोड़ी डिफ्रेंशिएट तो सबों में होता है, हमने श्रीलंका में देखी। दोनों कंट्रीज में जो थी एथिकल जो ग्रुप्स थे, रिलीजियस जो ग्रुप्स थे, सबों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स थे। काफ़ी सारे ग्रुप्स थे और उन ग्रुप्स के बीच में गवर्नमेंट को जो था एक ऐसा रास्ता चुनना था। दोनों ही सरकारों के सामने ये चुनौतियां थी कि वो एक ऐसा रास्ता चुने जिससे कि वहाँ के जो पीपल हैं वो इक्वलिटी को फेस कर सकें और सबों के साथ समानता का व्यवहार किया जा सके। हमने देखा कि बेल्जियम ने जो था बहुत अच्छा रास्ता चुना, जबकि श्रीलंका ने जो है बहुत अनइक्वल रास्ता चुना, अनफेयर चुना, जिसमें एक रिलीजियस ग्रुप की तो बहुत अच्छे से पावर दी गई उसे, लेकिन बाकी को जो था उनके सबऑर्डिनेट कर दिया गया। उनकी इतनी फ्रीडम जो थी उन्हें नहीं दी गई। जबकि बेल्जियम को हम देखें तो बेल्जियम में जो रास्ता अपनाया वो बहुत अच्छा था, सबों को इक्वलिटी की पावर्स दी गई। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी विक्रम और वेताल की। उस स्टोरी में हमने देखा था कि जो वेताल है वो विक्रम को कहानी सुनाना शुरू करता है। खिल्ली नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने की वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट है एक नियम बना देती है कि जो इस वाले ग्रुप के जो है वो प्रेसिडेंट बनेंगे, ये वाले जो रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस बेसिस पर जो है डिविडेशन कर दिया जाता है पॉलिटिकल पोस्टेज का। तो क्वेश्चन ये था उसका कि खिल्ली का कि उसके वो एक डायलेमा में फंस जाता है कि कौन सा जो है, अगर मान लीजिए मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ लेकिन मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता जो कि रिजर्व्ड है प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो प्रेसिडेंट बनने के लिए जिस कम्युनिटी की जरूरत होना आपको जरूरी है, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मैं प्रेसिडेंट कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मान लीजिए मैं सिर्फ उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ जैसे डिप्टी पीएम बन सकते हैं, और मैं बनना चाहता हूँ पीएम। मुझे डिप्टी पीएम नहीं बनना, मुझे पीएम बनना है, लेकिन मैं बन ही नहीं सकता क्योंकि वो जो सीट है वो मेरी कैटेगरी के लोगों के लिए या फिर मेरी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए रिजर्व्ड ही नहीं है। ये डायलेमा हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की फॉर्म्स क्या होती हैं। इस चैप्टर में जो है पावर शेयरिंग का बताया गया है कि किस तरीके से जो है पावर शेयरिंग्स होती है, गुड पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है और बैड पावर शेयरिंग कैसे हो सकती है। उसके लिए हमने दो एग्जाम्पल देखे, समझने के लिए हमें काफ़ी था कि जो एग्जाम्पल जो हमारा श्रीलंका ने अपनाया वो बैड हम उसे बोल सकते हैं। बेल्जियम ने जो अपनाया वो गुड इक्वलिटी का जो एग्जाम्पल्स था, यानी उनके निर्णय जो उन्होंने लिया, जो डिसीजन उन्होंने लिया, उनको देखने से ही लगता है कि बेल्जियम जो है इक्वलिटी की स्थापना करना चाहता था, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। और हमने देखा कि आगे चलकर श्रीलंका में जो है सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भी हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कौन सी फॉर्म्स होती हैं पावर शेयर करने की। पावर शेयर करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है कंट्री को डिवाइड कर दो, जैसे कि इस तरीके की पावर शेयरिंग भी नहीं होती कि जिससे कंट्री एक अलग ही रूप में दिखे। पावर शेयरिंग जो है एक ऐसे होनी चाहिए जिससे कि जो नेशन है वो कभी भी हमेशा अनडिवाइडेड रहे, हमेशा यूनिटी में रहे, जुड़ा हुआ रहे। यह हमें देखना था। अगर हम देखें कि ये जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो एमर्जेंस हुआ है अपोजिशन टू नेशन अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले ही माना जाता था या लंबे समय से यही माना जा रहा है कि जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो किसी एक व्यक्ति के हाथों में होनी चाहिए जो कि एक जगह पर रहता हो। हमने देखा कि अगर मान लीजिए सिर्फ हमारे यहाँ कोई और पोस्ट नहीं होती, संसद जैसे पार्लियामेंट जैसे कोई चीज़ नहीं होती, तो और हमें इस खाली एक पोस्ट सिलेक्टेड कर देते कि हमारे यहाँ जो पीएम है वो हेड होंगे, वो जितने भी फैसले लेंगे ओवरऑल इंडिया के लिए वो अच्छे होंगे, तो क्या होता कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इंडिया की रियलिटी स्थिति क्या है। क्योंकि अगर हम जानते हैं जितने भी हमारी जो लिस्ट्स वगैरह हैं या फिर जितने भी हमारे आंकड़े हैं जो गवर्नमेंट के पास जाते हैं वो प्रेजेंटली ट्रू नहीं होते, ट्रूली प्रेजेंट उन्हें नहीं किया जाता। क्यों?
क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती है। अगर हम देखें तो कितनी लापरवाही हमारे गवर्नमेंट सेक्शन में चलती है कि वो अपनी मर्जी से आंकड़े बना देते हैं, किसी परिवार वाले के ऐसे ऐसे लोगों का भी आधार कार्ड बना देते हैं जो कि दुनिया में है ही नहीं। तो कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट के पास अप्रोक्सीमेटली जो है हमारे जो आंकड़े हैं वो जाते हैं, तो प्रेसिडेंट उनकी बेसिस पर कुछ पॉलिसीज बना दे जो कि हम देखें वो पॉलिसीज फेक हैं, वेस्ट हैं, क्योंकि रियलिटी में ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए पावर शेयरिंग की गई, यानी जो हमारे पीएम की जो पोस्ट है उस पोस्ट के नीचे भी छोटी छोटी पोस्ट होंगी जो बता सकें, और ये जो हमारा हेड है वो डिसीजन लेने में क्या हो सके, एक राइटफुल डिसीजन ले सके, सही में उन प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन ले सके जो प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है, उनके लिए नहीं जो कि कंट्री में है ही नहीं। ये बात बोली गई और इनमें कहा कि ज़्यादा तक जो लोग हैं पावर शेयर अगर हम कर देते हैं तो ज़्यादा तक जो डिसीजन है वो डिसीजन जो है जल्दी से नहीं आ पाएगा। लोगों ने ये भी कहा, इसको क्रिटिसाइज भी किया, अगर पावर शेयरिंग कर देंगे, मान लीजिए संसद में जो लोग हैं काफ़ी सारे लोग हैं, हम चाहते हैं हमें पता है पार्लियामेंट के हमारे मेंबर्स कितने हैं, पार्लियामेंट में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो ना हो तो डिसीजन तो सिर्फ एक इंसान को लेना है, वो ले लेगा। अगर आपको डिसीजन काफ़ी सारे लोगों से पूछ के लेना है तो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, और उसमें ये और कि जितने ज़्यादा वोट अगर उस डिसीजन के लिए मिलेंगे तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है, कुछ अच्छी पॉलिसीज होती हैं वो सही में आनी चाहिए, वो पास नहीं हो पाती हैं। ऐसा भी लोगों का मानना था कि पावर शेयरिंग जो है डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा उसे लेट कर देगी प्रोसेस को, पर स्टिल सभी लोगों ने जो है पावर शेयरिंग को अपनाया कि इट मस्ट बी कंपलसरी। जो बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का वो ये है कि पॉलिटिकल की जो पावर्स हैं, यानी जो राजनीतिक पावर हैं, वो उनका सोर्स जो है हमें मिलता है वो पीपल से मिलता है, यानी लोगों के लिए। डेमोक्रेसी में अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी में लोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जितना भी काम जो किया जा रहा है डेमोक्रेसी में वो सिर्फ जनता के लिए किया जा रहा है। तो इन्होंने कहा कि तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जो पीपल है वहाँ के डेमोक्रेसी में, उससे ही हम पावर, जो पॉलिटिकल पावर है उन्हीं से हमें मिलती है, वही हमें पावर देते हैं कि आप जाइए और हमारे लिए पॉलिसीज बनाइए। अगर हम देखें कि इन डेमोक्रेसी में कुछ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हम देखते हैं जो कि एक पावर शेयरिंग का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम देखते हैं अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में 3 तरीके से पावर शेयरिंग की गई है। 3 गवर्नमेंट जो है हमें 3 लेवल्स पर गवर्नमेंट देखने को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, जिसे हम सेल्फ गवर्नमेंट भी बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट में हमारी पंचायत राज आता है एंड हमारी म्यूनसिपलिटीज आती हैं। ये जो होती है आपने सुनी होगी नगर पालिका, नगर परिषद, सरपंच जो होते हैं हमारे गांव में, ये हमारे लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स हैं। ये जो है पावर शेयरिंग की गई है, यानी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, सब पावर लोकल गवर्नमेंट को दी गई है। लोकल गवर्नमेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? लोग बोलते थे कि 2 गवर्नमेंट से भी काम चल सकता है, लोकल गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत थी? लोकल गवर्नमेंट की जरूरत ये थी कि राज्य में, देखिए सेंटर जो है सेंटर का कार्य देख रही है, यानी वो देश में बैठ के एक कोने में एक बीच में बैठ के चारों तरफ देख रही है, दृष्टि रख रही है अपनी कि देश में क्या क्या समस्याएं चल रही है। सेंटर को नहीं पता होगा ज़्यादा अच्छे से जितना कि स्टेट गवर्नमेंट को पता होगा कि उसके राज्य में क्या क्या समस्या है। अब स्टेट में भी वहाँ के जो लोकल नागरिक हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि क्या समस्या है, तो इस वजह से ये जो सिक्वेंस है वो बनाया गया। अगर हम देखें कि जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें डाइवर्स जो है ग्रुप पाए जाते हैं, उन लोगों के अलग अलग व्यूज एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ सही होती है, कुछ लोगों के लिए वो चीज़ गलत होती है। जैसे कि अगर हम देख भी लेते हैं पक्ष विपक्ष का काम जो है इंडिया में हमेशा चलता रहता है, फेवर और अगेंस्ट का। एवरीवन जो हर किसी की जो वॉइस है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को पब्लिक पॉलिसीज बनाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम क्या सोचते हैं, जनता का बहुमत ज़्यादा क्या चाहता है, तो वो पॉलिसीज बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। ये जो लोकल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट को बताती है कि यहाँ लोगों की डिमांड ये है और ये आपको ये चीज़ फुलफिल करनी होगी। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा आंकड़ा पहुँच जाता है कि सही में हमारे देश में क्या चल रहा है, किस तरीके की पॉलिसीज़ हैं जो हमें बनानी चाहिए, किन पॉलिसीज़ की जो कमी है वो हमारे देश में है जिससे कि वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। ये सारी खामियां जो हैं हमें पता चल जाती हैं और हम इनको अच्छे से पॉलिसीज़ बनाने के यूज़ में ले सकते हैं। अगर हम मॉडर्न डेमोक्रेसी में की बात करें, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट जो है डिफरेंट फॉर्म्स बहुत तरीके से किया गया है, जैसे कि श्रीलंका में किया था और बेल्जियम के हमने एग्जाम्पल से समझा था।
और एक हमने खिल्ली की, उसमें भी हमने देखा था कि किस तरीके से पावर शेयरिंग का जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो है पावर को शेयर किया जाता है। जैसे कि हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स में भी हमने डिवाइड किया हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर भी हमने डिवाइड की है, जुडिशरी पावर। ये 3 मेन इंपॉर्टेंट सोर्स हम इन्हें बोल सकते हैं पावर्स का, जो हमने डिवाइडेशन बांटा हुआ है, यानी लेजिस्लेशन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनकी रक्षा करती है, यानी उन्हें शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, हमें लोगों के साथ भेदभाव ना हो, लोगों के मौलिक अधिकार हो, यानी जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, उनका हनन ना हो, उसकी देखरेख हमारी जुडिशरी करती है। कोई क्राइम करता है तो उसे दंड देने का काम भी हमारी जुडिशरी करती है। तो इस तरीके से पावर दी गई है। ये तीनों ऑर्गन जो है अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, एक दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, बट हम देखेंगे कि कभी कभार जो है जुडिशरी इनके मामलों में भी हस्तक्षेप करती है, या फिर इनफैक्ट इनके जो मामले हैं उनको ओवरलैप करने का काम भी करती है। तो हम प्रॉपरली ये नहीं कह सकते कि इंडिया में प्रॉपरली डिवाइडेशन है इन सब चीज़ों का, काफ़ी कंट्रीज में होता भी है। इन्हें हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं पावर का, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें डिफरेंट पावर्स जो देती हैं, सेम लेवल के ऊपर उन्हें डिफरेंट पावर्स देती हैं, तो इसे हम जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सच सेपरेशन जो है गवर्नमेंट का, ये जो है इसलिए किया जाता है पावर का सेपरेशन, जैसे कि कोई एक, हमारी जो सारी पावर है किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए। पावर शेयरिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर पावर शेयरिंग किसी एक व्यक्ति के हाथ में चली गई, उसका डिवाइडेशन नहीं किया गया, तो क्या होगा कि वो जो शक्तिशाली जो है वो तानाशाह बन जाएगा, यानी वो हमेशा अपनी मर्जी चाहने का काम करेगा, उसके ऊपर रोक ही नहीं है। हमारी जो अगर हम देखें हमारे पीएम जो हैं, अगर उनके ऊपर मोदी जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो तो वो अपनी मर्जी चलाएं, उनके मन में आए वो काम करें, उनके मन में आए पॉलिसीज बनाएं, उनके मन में आए नहीं बनाएं, वो ऐसे काम करें जिससे कि खुद को फायदा हो। तो इसीलिए जो है पावर का सेपरेशन करना जरूरी है। अगर ये काम कार्यपालिका विधायपालिका ढंग से काम नहीं करेगी, जुडिशरी क्या देगी कि आप भी जो बना के लाए हो, संसद ने जो बिल पास किया है, आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि हमारी जो संसद है यानी पार्लियामेंट जो है हमारी, उसने जो बिल पास किया है वो इन चीजों का अधिकारों का हनन करता है। यानी क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है वो पता लगाती है कि ये जो कार्य है, ये जो काम हुए हैं वो गलत हुए हैं, इस तरीके से नहीं होने चाहिए, तो उसको नल एंड वॉइड करती है हमारी जो जुडिशरी है। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका फैसला आया कि उसने संसद के इस बिल को असंवैधानिक घोषित कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे जो गाइड कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म कर रहा है। तो इस तरीके से क्या है उसको ओवरलैप करने का काम करती है, यानी वो देख रेख करती है कि सरकार कहीं ऐसा कानून तो नहीं बना रही जिससे कि और लोगों को हानि हो, जो खुद को ही फायदा हो। तो इस तरीके का काम जो है हमारी करती है, और ये बहुत बड़ा बेनिफिट जो है माना जाता है पावर शेयरिंग का। सब लोग जो है अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं और अपनी इन पावर्स का जो है अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन्हें वो पूरी करते हैं। लास्ट ईयर जो है आपने स्टडी किया था डेमोक्रेसी के बारे में, उसमें आपने मिनिस्टर्स को देखा था, गवर्नमेंट के ऑफिशियल एक्सरसाइज पावर को आपने देखा था। आपने देखा था कि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव के लिए। जो स्टेट लेजिस्लेटिव में जो सीएम बैठते हैं वो जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने कार्यों के लिए, और पार्लियामेंट जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो जो कार्य कर रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि आपने ये कार्य किया है, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा जनता के प्रति। आपको बताना पड़ेगा कि जनता अगर आपसे क्वेश्चन करती है कि आपने ये काम क्यों किया, तो आपको इसका आंसर भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें कि पावर शेयरिंग जो है अमंग डिफरेंट लेवल्स में किस तरीके से की गई है गवर्नमेंट्स के में, कि हम यहाँ देखते हैं कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी एंटायर कंट्री की गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट जो है हमारी प्रोविंशियल लेवल या रीजनल लेवल पे भी होती है। प्रोविंशियल का मतलब जो है इंडिया में प्रोविंशियल को जो है स्टेट बोलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अधिकतर जो है स्टेट की जगह पॉलिटिकल में प्रोविंशियल का यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको समझ जाना है कि प्रोविंशियल यानी राज्य का नाम काम कर रहा है। प्रोविंशियल का मतलब जो होता है हिंदी में वो प्रांत होता है, जिसे हम राज्य बोलते हैं। तो अक्सर जो पॉलिटिकल में है स्टेट की जगह इस टर्म का यूज़ किया जाता है प्रोविंशियल, तो याद रखें इसे। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को डिफरेंट फॉर्म्स में बांटा जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। इसमें यूनियन गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी जो है आपको पता होनी चाहिए, पॉलिटिकल से आपको थोड़ा वेल नोन होना चाहिए।
क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप न्यूज़ पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं या फिर आप नॉर्मली लोगों से बात कर रहे हैं तो उनमें से वो किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी और उसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यानी संघ सरकार भी बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंट लेवल्स पर, रीजनल लेवल्स पे भी जो है हमारी कंट्रीज़ में से बांटा गया है, पावर शेयरिंग की गई है। वे हमें उन्हें स्टेट गवर्नमेंट बोल देते हैं। जो यूनियन में पावर दी गई उसे हम यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट में दी गई उसे स्टेट गवर्नमेंट। एंड कुछ हमारे जो यहाँ होती हैं कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट जैसी भी कुछ चीज़ हम देखते हैं कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ भी हैं जैसे कि हमारी तरह, जिनके डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं, जिन्होंने पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी बारे में अच्छे से लिखा हुआ है, उनकी डिफरेंट पावर्स के बारे में भी, किस किस लेवल पर कौन कौन सी गवर्नमेंट है, उसकी जो पावर है, कौन कौन सी पावर्स को यूज़ की जाती है, वो इन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है। बट बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बेल्जियम में तो अपनाया गया, लेकिन श्रीलंका ने उसे रिफ्यूज कर दिया, यानी मना कर दिया। इस तरीके का जो पावर सिस्टम होता है उसे हम फेडरल पावर सिस्टम बोलते हैं। बहुत सुनने को मिलेगा संघवाद, हम जिसे बोलते हैं हिंदी में, कि फेडरल पावर डिवीजन है कि आपने स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी हुई हैं। फेडरल भी दो तरीके के होते हैं, बट ये आपको जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, रियली बहुत डिटेल में हो जाएगा, तो आपको हो सकता है थोड़ा टफ भी लग जाए। तो इस वजह से आप ये 11th क्लास में अगर जो बच्चा पॉलिटिकल लेता है उसके लिए जानना ज़रूरी है, वो उसे 11th क्लास में ही समझे, ज़्यादा बेटर होगा। अगर किसी को जानना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। देखिए, फेडरल सिस्टम में आपको ऊपर से बता देती हूँ। फेडरल सिस्टम का मतलब सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि पावर जो डिवीजन गवर्नमेंट के अंदर किया गया है उसे फेडरल डिवीजन भी बोल देते हैं। कुछ में स्टेट गवर्नमेंट होती है और कुछ में कंट्रीज़ हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी कुछ गवर्नमेंट जो है बना दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था म्यूनसिपैलिटी एंड पंचायती। इसे हम वर्टिकल डिवीज़न जो है वो बोल देते हैं, कुछ इन्वॉल्विंग होती हैं इनमें। कुछ पावर्स जो हैं वो जो है कुछ सोशल ग्रुप्स में भी, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी शेयर कर दी जाती है, कुछ लिंग्विस्टिक के बेसिस पर और रिलीजियस के बेसिस पर, कि आपको आपके रिलीजियस के अकॉर्डिंग ये आपको पावर दी गई है, आपके रिलीजियस के अकॉर्डिंग आपको ये पावर दी गई है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं एग्जांपल कि मान लीजिए इंडिया में ही कहा गया कि इंडिया में जैसे कि हम जो है कोर्ट वगैरह में जाते हैं डिवोर्स के लिए, लेकिन हम अगर मुस्लिम्स को देखें तो वो कहते हैं 3 तलाक, अगर 3 बार आपने तलाक 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 बोल दिया तो आपके लिए वो डिवोर्स है, तो वो मान लिया जाता है, मतलब रिलीजियस के अकॉर्डिंग मान लिया जाता है। तो कुछ डिफरेंस पावर्स उन्हें भी दी गई हैं कि आप अपना शरीयत बोर्ड चला सकते हैं, जैसे कि वो जो मुस्लिम्स हैं वो अपनी उसको ज़्यादा मानते हैं कि शरीयत को उनका एक बोर्ड होता है, उसे कोर्ट भी बोल देते हैं पहले के ज़माने में, तो उस तरीके से वो काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कम्युनिटी में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल सेट किया था, बहुत अच्छे से जो है डिविडेशन किया था कि 50-50 मेंबर्स उस पर रहेंगे, यानी जो उसने बेसिस डिवाइडेशन था वो उसका बेस्ड ज़रूरी नहीं है पॉलिटिकल ही हो, उसका बेस्ड सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हो सकता है कि हमारे यहाँ भाषा के आधार पर भी रिजर्वेशन कर दिया गया है कि आपको यहाँ जैसे बेल्जियम ने किया कि 50% जो है एक लैंग्वेज के होंगे डच के, और 50% जो है फ्रेंच लैंग्वेज के होंगे, यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पर उन्होंने जो है डिवाइडेशन किया था। बाकी इसमें ये बताया गया है कि इससे जो होता है काफ़ी अच्छे से हम एडमिनिस्ट्रेशन कर पाते हैं, हमारी कंट्री में जो है शांति बनी रहती है। कुछ कंस्टिट्यूंसी है जो रिजर्व भी कर दी जाती है, जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में रिजर्वेशन है हमारे SC और ST के लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और OBC के लिए भी। इनफैक्ट अब तो EWS यानी इकोनॉमिक वर्क क्लासेस के लिए भी कर दिया गया है। तो कुछ ऐसे लोग जो कि सही में जिनकी हालत तंगी रही है उनके भी कुछ जो है जाति के आधार पर जो है उन्हें भी आरक्षण दिए जाते हैं। कुछ पावर शेयरिंग को अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, और इनके लिए भी, इनको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ पावर जो है वो दी जाती हैं। कि ये जो होते हैं प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पावर्स, ये क्या होते हैं प्रेशर ग्रुप्स के बारे में अगर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या जाने तो प्रेशर ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि सरकार के ऊपर दबाव बनाने का कार्य करते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि किसानों का एक संघ है, किसानों के लिए कोई नीति आई, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि आपने काम गलत किया है, इसे चेंज कीजिए, तो दिस इज अ प्रेशर ग्रुप, यानी जो सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं उसके डिसीजन को चेंज करने के लिए।
पॉलिटिकल पार्टीज देख लेते हैं हम, कुछ मूवमेंट्स भी हम देख लेते हैं कि कोई आंदोलन वगैरह भी होते हैं, वो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट तरीके से जो पार्टीज हैं उन्हें लिया गया है, अलग अलग तरीके के कंपटीशन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से एक जैसी भी चल सके, कभी कभार पार्टीज चेंज भी होती रहती हैं, कभी कभार हमें अनस्टेबिलिटी भी हमें जो है इनकी वजह से देखनी भी पड़ती है कि पॉलिटिकल में कभी एक पार्टी है आप उससे सहमत हो गए या फिर उसका बहुमत गिर गया तो दूसरी पार्टी भी आती है, तो इस तरीके की सिचुएशंस भी जो हैं हमें देखने को मिलती हैं। कुछ जो ट्रेडर्स हैं कुछ अपने अलायंस क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि ट्रेडर्स हैं, आपने सुना होगा कि श्रमिक लेबर है, यानी श्रम मजदूर वर्ग के जो संगठन है, मजदूर वर्ग संगठन, बिजनेसमैन, ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, फार्मर्स वगैरह मिलकर अपना एक गुट बना लेते हैं, अपना एक संगठन बना लेते हैं, जिससे कि अगर इनके लिए कोई कानून बनाया जाए तो उसके लिए खिलाफ ही आवाज़ उठा सके, अगर उसमें उनका शोषण हो रहा हो तो। अगर अच्छा हो रहा हो तो कोई, इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो कोई भी उसका विरोध नहीं करेगा। एज यू नो, ये हमारा जो चैप्टर है हम इसे यहाँ ख़त्म कर चुके हैं, इजीली ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारा सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको स्पीड हम थोड़ी अपनी इंक्रीज़ कर लेंगे, बट आई थिंक अभी एग्ज़ाम आने में टाइम भी है और हमारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ लें तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। सो कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। आई होप आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग किस तरीके से की जाती है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या इसके फॉर्म्स हो सकते हैं और जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उनको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड फॉर more updates please join our channel. Thank you.